टीटी डायलॉग में आज हम बात करेंगे कि किस तरह से राजस्थान बदलाव मांग रहा है या नहीं मांग रहा है। राजस्थान का चुनावी मंच, चुनावी रण न केवल इस मंच पर सजा हुआ है, बल्कि राजस्थान के चुनावी जो असल भूमि है उस पर भी चुनावी आहट अब बहुत जोरों से सुनाई देने लगी है। नेताओं की रैलियां हो रही हैं, दावे किए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं, घोषणाएं की जा रही हैं। लेकिन राजस्थान की जनता का असली मुद्दा क्या है? क्या राजस्थान की जनता का असली मुद्दा कानून व्यवस्था है? राजस्थान की जनता का असली मुद्दा क्या महिलाओं की सुरक्षा है? क्या राजस्थान की जनता पेपर लीक मामले से यहाँ के नौजवान डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, आक्रोश में हैं? या फिर लाल डायरी मुद्दा है, या फिर गहलोत सरकार की योजनाएं मुद्दा है? मुद्दे क्या हैं और राजस्थान क्या बदलाव मांग रहा है? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल है। हमारे साथ स्वर्णिम चतुर्वेदी हैं, युवा हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, साथ ही बीजेपी के युवा प्रवक्ता हमारे साथ हैं लक्ष्मीकांत भारद्वाज। साथ में एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो 70 के दशक से पत्रकारिता कर रहे हैं और राजस्थान की राजनीति पर गहरी पकड़ रखते हैं। स्वर्णिम, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा। और कल आपके मुख्यमंत्री जोधपुर के दौरे पर थे और उन्होंने एक बड़ा ही रहस्यमयी बयान दिया है जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं तो मुख्यमंत्री का पद छोड़ना चाहता हूं, ये पद ही मुझे नहीं छोड़ रहा है। मतलब क्या है इसका? डिकोड नहीं कर पाया, मैं तो कम से कम डिकोड नहीं कर पाया इसको। आप कर पाएंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जी की एक कहावत फेमस है जी कि वो जो करते हैं वो हर आम आदमी समझ नहीं पाता। जिस तरह से उन्होंने महंगाई से राहत कैंप लगाए, वो पहले से कोई सोच भी नहीं पाया था। जिस तरह से उन्होंने बजट में घोषणाएं की और उनको धरातल पे ला करके लागू किया, जनता को महंगाई से भी राहत दी, रोजगार की गारंटी दी, और ये योजनाएं जब लागू होकर के जनता जिससे लाभान्वित हो रही है, तो ये सब चीजें डिकोड होती हैं जब लागू हो जाती हैं। तो आपको उनके बात का एक ही मतलब जो समझ सकते हैं वो ये है कि हाँ, दोबारा आने वाले चुनाव है, इसमें भी पुनः मुख्यमंत्री वही बनेंगे निश्चित रूप से। लेकिन वो तो कह रहे हैं पद छोड़ना चाहता हूं, ये पद ही मुझे नहीं छोड़ता है। आप कुछ भी मान लीजिए, लेकिन पद जो है वो कांग्रेस के पास है। कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस की सरकार रहेगी, मुखिया वो है, और निश्चित रूप से हमें लीड आज वो कर रहे हैं और आगे भी लीड करेंगे। लेकिन पद छोड़ने का मौका मिला था उनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल रही थी, राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा रहा था। उन्होंने पद नहीं छोड़ा, वो पद छोड़ दिया। अब ये कहना कि मैं तो कर पा रहे। देखिए, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि पुरानी बातें छोड़िए, कांग्रेस के इंटरनल इलेक्शंस थे जिनकी आप शायद बात कर रहे हैं, संभवतः, लेकिन निश्चित रूप से एक चीज तय है कि आज राजस्थान की जो कांग्रेस सरकार है, इसके अचीवमेंट्स हैं, जो हमारी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिस तरह से 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं, ये एक नजीर बनी है पूरे देश में। और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं और राजस्थान की जो सरकार है, वो पूरे देश की जितने भी आप प्रदेश देख लें, पूरे देश में जितने प्रदेश है सबकी सरकारों में अव्वल है। इस तरह की योजनाएं किसी प्रदेश में हो ऐसा कोई दावा नहीं कर सकता। हम 10 गारंटी दे रहे हैं जिनको हमने लागू किया, उनमें से 2 योजनाएं 3 योजनाएं भी अन्य किसी प्रदेश में हो ऐसा नहीं है। आप बताइए, 500 रुपए में अगर यहाँ पे उज्ज्वला लाभार्थियों को सिलेंडर दे रहे हैं तो राजस्थान में दे रहे हैं, किसी अन्य स्टेट में नहीं है। 25 लाख का इलाज दे रहे हैं, हम दे रहे हैं। ओपीएस दिया, हमने दिया सबसे पहले। तो ये आज एक नजीर बनी है और सबसे बड़ी बात है कि इनके द्वारा किए गए कामों को लेकर के आज पूरा देश आशान्वित है कि आने वाले समय में जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में आएगी तो इसी तरह की लोक कल्याणकारी योजनाएं पूरे देश भर में लागू होगी। और मुख्यमंत्री जी का इसलिए सम्मान है, सिर्फ राजस्थान में नहीं, पूरे देश में। और देश के सबसे श्रेष्ठ मुख्यमंत्री का खिताब अगर किसी को दिया जा सकता है तो श्री अशोक गहलोत जी को ही दिया जा सकता है। लक्ष्मीकांत जी, जिस जोधपुर में मुख्यमंत्री गहलोत के बयान की मैं बात कर रहा हूं, जिसको डिकोड करने में शायद पूरी तरह से ये भी सफल नहीं हुए, लेकिन इसी जो भाषण उन्होंने दिया जोधपुर में, उन्होंने बीजेपी पर बड़ा ही गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हिटलर जो है वो धर्म की राजनीति करता था, ऐसे बीजेपी के लोग धर्म की राजनीति करते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, राजस्थान में धर्म की राजनीति की शुरुआत अगर किसी ने की है तो वो अशोक गहलोत जी ने की है। आप ये मानकर चलिए कि पिछले 4.5 साल में धर्म को भी कितना विकृत करके किया है वो मैं आपको बताता हूं। पूरे 4.5 साल में राजस्थान में इतने सांप्रदायिक दंगे हुए हैं जितने पूरे देश में मिलाकर नहीं हुए। और कांग्रेस पार्टी ने करौली का जो बड़ा चर्चित दंगा है, उस दंगे के एक मुख्य अभियुक्त मतलूफ, वो दंगा होने से लगभग 2 साल हो गए हैं फरार हैं, और केवल इसलिए नहीं पकड़ पा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार है और वो मतलूफ है। दूसरे छबड़ा दंगों के आरोप है आसिफ हकाड़ी। मुख्यमंत्री जी छबड़ा दंगों के मुख्य अभियुक्त को अपने यहां जो रोजा इफ्तार की पार्टी देते हैं, वो अपने मुख्यमंत्री के घर में वहां पर बुलाकर सरकारी पार्टी में बाकायदा खाना खिलाते हैं,
जो कि एक सांप्रदायिक दंगे का मुख्य अभियुक्त है। तो जो राजनीति की शुरुआत उन्होंने की सरकार बनते ही, उसको किस किस तरीके से आगे बढ़ाया मैं बताता हूं आपको। रामनवमी के जुलूस पर प्रतिबंध, हिंदू नववर्ष के जुलूस पर प्रतिबंध, परशुराम जयंती के जुलूस पर प्रतिबंध, इन जुलूसों पर आप प्रतिबंध लगा रहे हैं। हनुमान जयंती के जुलूस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। और जो कोटा में पीएफआई है, जो हिजाब के खिलाफ रैली निकाल रही है, उसको आप परमिशन देते हैं रैली निकालने की। तो सांप्रदायिक राजनीति कौन कर रहा है, धर्म की राजनीति कौन कर रहा है, इससे बेहतर समझने की जरूरत है। दूसरी बात एक और मैं आपको बता रहा हूं, जो डिकोड ये नहीं कर पाए उसको मैं कर देता हूं। अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पद उनको छोड़ नहीं रहा है। देखिए, राजस्थान की जनता ने उनके चेहरे पर कभी वोट नहीं दिया, कभी वोट नहीं दिया। 1998 में कांग्रेस पार्टी का चेहरा थे परशुराम मदेरणा जी, बहुमत कांग्रेस पार्टी का आया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बन गए। 2003 में मुख्यमंत्री 5 साल रहते हुए अशोक गहलोत के नेतृत्व में चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी की 56 सीटें आ गई। 2008 का चुनाव डॉक्टर सीपी जोशी के नेतृत्व में हुआ, कांग्रेस पार्टी उनकी लीडरशिप में चुनाव लड़ी, मुख्यमंत्री बन गए अशोक गहलोत। 2013 तक मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में चुनाव हुआ, कांग्रेस की सीटें आई 21। 2018 में चुनाव लड़ा सचिन पायलट के नेतृत्व में, सरकार बन गई कांग्रेस पार्टी की, मुख्यमंत्री बन गए अशोक गहलोत। तो पद छोड़ने की बात तो छोड़िए, वो पद से इतने चिपके हुए हैं कि पद को लेने के लिए षड्यंत्र करते रहते हैं, अपनी ही पार्टी में करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी से उनका मुकाबला तो जनता उनको बता देती है, लेकिन अपनी ही पार्टी में वो जिस तरह का षड्यंत्र करके पद छीन लेते हैं लोगों से, कभी परशुराम मदेरणा से, कभी डॉक्टर सीपी जोशी से, कभी सचिन पायलट से, वो राजस्थान की जनता भली बात जानती है। इसलिए जब कभी उनके चेहरे पर चुनाव होता है, भले ही वो 2003 का चुनाव हो, भले ही वो 2013 का चुनाव हो, भले ही जो चुनाव आ रहा है जिसमें मुझे लगता है कांग्रेस 12-13 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी, वो सारा जो फेस है, ये तो बहुत एक तरफा ही आकलन कर लिया। मतलब बीजेपी के पक्के कार्यकर्ता की तरह आपने बोला कि 10-12 सीट नहीं कर रहा हूं। आप समझ लीजिए, 2013 का चुनाव अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में लड़ा था, 21 सीटें आई थी, मैं तो उससे 7-8 ही कम दे रहा हूं। हालात उससे भयावह है। राजस्थान में जो उन्होंने पिछले पौने साल में 5 साल में सरकार चलाई है, हालात तो इतने भयावह है कि वो भी नहीं आने चाहिए, पर इतने आ जाएंगे। तो मैं आपको फिर कह रहा हूं कि अशोक ऐसा मत बोल दीजिएगा कि 200 में से 210 सीटें आ जाएंगी बीजेपी की। हमने तो आपको कहा सर कि हम 21 सीटें, अभी 2013 की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, इन्हीं अशोक गहलोत जी की लीडरशिप की बात कर रहा हूं। ठीक, और अभी मैं तो 7-8 सीटें ही कम दे रहा हूं, हालात तो उससे भी बड़े बुरे हैं। ठीक, ओम सैनी जी, जो बात हो रही है, जो कल गहलोत जी का जो बयान आया कि मैं तो पद छोड़ना चाहता हूं मुख्यमंत्री का, ये पद ही मुझे नहीं छोड़ता। क्योंकि आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं और राजस्थान को आपने बहुत करीब से देखा है, राजस्थान की राजनीति के 5 दशक आप देख चुके हैं, मुख्यमंत्री मित्र भी हैं। इस बयान का आप क्या मायने निकाले? ये देखिए, एक ठिठोली है। अच्छा, ये लोगों से बतियाने के लिए इस्तेमाल हुई और अपना स्नेह और संबंध दिखाने की चेष्टा हुई कि आप जैसे मुझे चाहते हो, मैं आपको ऐसे चाहता हूं, लेकिन मुझे, और लोग कहते हैं कि आप अब बहुत हो गया, किसी और को आने दो। ये ठिठोली है, इसमें कोई गांभीर्य नहीं है जितना इसका अर्थ निकाला जा रहा है। तो ऐसे में ये सोचना कि वो सचमुच में छोड़ना चाहते हैं, राजनीति में लोग छोड़ने नहीं आते, राजनीति में कुछ करके दिखाने के लिए आते हैं। आपके पास में अगर विजन होता है, कुछ करने की क्षमता होती है, कुछ करवाने की क्षमता होती है, तो आपको महसूस किया जाता है। और अगर आप में वो नहीं है तो स्वतः ही लोग रिजेक्ट कर देते हैं, आपकी हैसियत ही नहीं रहती। 1985 में ये श्रीमान राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बन के आए थे। कांग्रेस कागजों में थी, उसको हकीकत में जो मैंने देखा, हकीकत में इनके जन संगठन खड़े हुए, इनका सेवा दल खड़ा हुआ, इनकी NSUI खड़ी हुई, इनकी किसान सभा खड़ी हुई, इनका युवा कांग्रेस खड़ा हुआ और एक दमखम बना। और उसी का नतीजा था कि उसके बाद में ये सोचते थे कि जिस तरह के डेवलपमेंट के मॉडल इस वक्त चल रहे हैं, और नरसिम्हा राव साहब ने जो कुछ दे दिया था 1993 में एक ओपन इकोनॉमी का, उसको लेकर के आप वो समाजवाद और उस तरीका का सिलसिला तो कर नहीं सकते थे, क्योंकि उसमें कॉरपोरेट भी है, मोनोपोलीज भी है, और दूसरे छोटे व्यापारी भी हैं, और गरीब भी हैं, मजदूर भी हैं, सब हैं, किसान हैं। तो उनके साथ में क्या किया जाए? तो उसके लिए इनके जमाने में एक फ्लैगशिप योजना का सिलसिला चला था जो बड़ा प्रभावी रहा, लेकिन वो आखिर में गया तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं रहा। तो या तो अपने संगठन बनाने के साथ में, या तो 200 में से 156 सीटें लेके आए थे, आंकड़े बताते, और अगली बार में ही वो सब तहस नहस होकर 56 रह गए। ये कब आप ठीक रास्ते पे चलते हैं, कब आप लाभान्वित हो जाते हैं, कब आप पराजित हो जाते हैं, ये जनता सब देखती है, सब समझती है, उसको बहलाया नहीं जा सकता। अशोक गहलोत, मेरा ख्याल है कि राजस्थान में मोहनलाल सुखाड़िया, भैरव सिंह शेखावत
और फिर वसुंधरा जी के साथ साथ में एक ऐसी शख्सियत है जिनमें राजस्थान के 200 विधानसभा क्षेत्रों में जिनको लोग जानते हैं, जहां ये संपर्क कर सकते हैं। तो ये सौभाग्य है दोनों पार्टियों का, जिनके साथ में ऐसे लोग रहे। अगर ऐसे लोग नहीं रहते तो फिर तो कुछ और ही चीजें समझ में आती। ठीक। स्वर्णिम जी, कहीं इस बयान के पीछे या जो भी एक अभी बड़ा चर्चा का विषय राहुल गांधी का बयान बन गया, जो उन्होंने राजस्थान यात्रा पे कहा, उन्होंने कहा कि राजस्थान में टफ फाइट है। मतलब जो दावे किए जा रहे थे, आपके राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के नेता जो दावे कर रहे थे, खुद अशोक गहलोत दावे कर रहे थे कि 150 सीट से ऊपर आ जाएंगे, इस तरह की बातें हो रही थी। राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं राजस्थान में आकर के बड़ी कांटे की टक्कर है। देखिए, कुछ शब्द शायद आपने जोड़े हैं, कुछ उन्होंने कहे। उन्होंने कहा कि हाँ, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बात हो रही, हम देख रहे लगातार कि धर्म के आधार पर चुनाव लड़ने की राजनीति मेरे ऊपर शब्द जोड़े, क्योंकि आपने कहा कि मैंने शब्द जोड़े, लेकिन राहुल गांधी ने ये बात मध्य प्रदेश के लिए तो नहीं कही, छत्तीसगढ़ के लिए तो नहीं कही, उन्होंने ये बात राजस्थान के लिए ही क्यों कही? देखिए, इसको मैं बता देता हूं ना आपको। राजस्थान के लिए इसलिए कही कि छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी है नहीं, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता घूम रही है। आज और कल के आप दोनों जो दिन के बयान उठा के देख लीजिए, उन्हीं के नेताओं के जिस तरह से हो रहा है, वो आप सामने है उनका कि वहां पे कहीं भी स्थिति मतलब एग्जिस्टेंस में नहीं है भारतीय जनता पार्टी। और राजस्थान है जहां पे हम चुनाव लड़के जीत रहे हैं, जीत हम मेजोरिटी से रहे, और निश्चित रूप से जो टारगेट हमारा और जो अशोक गहलोत जी ने क्लेम किया, हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने 156 प्लस, उससे एक सीट कम नहीं आएगी, ये बात तय है। इसके कारण है तो मतलब राहुल गांधी का आकलन सही नहीं है। राहुल गांधी जी का आकलन यह है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने की स्थिति में भी नहीं है, जहां पे ये 10 सीट भी आना बड़ा मुश्किल हो रहा है, 2-2.5 की संख्या में जाना मुश्किल है। खैर, हम तो राजस्थान की बात करें। हाँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने जो कहा, उन्होंने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी जोड़ा था ना, वो यही कहा था कि 2.5 की संख्या में भी नहीं आएंगे, वहां बीजेपी टक्कर में ही नहीं है। क्या लगता है, मतलब अशोक गहलोत का जो चुनावी भविष्यवाणी है वो सही निकलेगी, या राहुल गांधी कह रहे हैं कांटे की टक्कर हो रही है वो सही निकलेगी? उन्होंने कहा कि यहाँ पे फाइट है, फाइट मतलब बीजेपी यहाँ लड़ रही है, वहां लड़ने की फाइट तो मतलब बराबरी की होती है ना। ये तो बराबरी की है या कमतर है, ये तो आपके सामने आ जाएगा। लेकिन एक चीज तय है जी, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से राजस्थान में काम हुआ, जिन योजनाओं को लेकर के, जिस मॉडल को लेकर के हम दूसरे स्टेट्स में जीत रहे हैं, हम कर्नाटक जीत के आए, सारी हिमाचल जीत के आए, और अन्य स्टेट्स में जब हमारा काम चल रहा है तो राजस्थान में भी जीतेंगे। हाँ, ये बात सही है कि यहाँ पे बीजेपी चुनाव लड़ रही है एग्जिस्टेंस में। आप छत्तीसगढ़ में बताइए, वहां पे आपको 8 या 9 आदमी नहीं दिख रहे जो चुनाव जीत सकते हैं। वहां पे जो चुनाव लड़ाने वाले थे वो आज हाशिए पे बैठे हुए। मध्य प्रदेश की स्थिति आप देख लीजिए, बड़े से बड़े जो इनके नेता हैं जो दूसरे स्टेट में चुनाव लड़ाने गए थे, मैं नाम नहीं लेता, उनका क्या स्टेटमेंट आ रहे हैं सबके सामने। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति सब जगह दिख रही है। और देखिए, ये एक डूबता हुआ जहाज है। आज कल एक अलायंस ने छोड़ा है, आने वाले समय में चुनाव का इंतजार कर रहे हैं लोग कि जिस तरह से आचार संहिता केंद्र की लागू होगी, केंद्र सरकार के चुनाव की लागू होगी, संसद के चुनाव की लागू होगी, निश्चित रूप से बाकी भी भाग जाएंगे। आज आपने अलायंस की बात की और आपने बिल्कुल सही कहा कि विजय एनडीए का एक अलायंस छोड़कर चला गया, लेकिन जो आपका अलायंस है, जो इंडी गठबंधन है, उसका एक प्रमुख घटक दल है आम आदमी पार्टी। और उस आम आदमी पार्टी ने इस गठबंधन में सेंध लगाने की जो शुरुआत है वो जयपुर से करी। यहां केजरीवाल जी आते हैं और 7 गारंटी अपनी दे जाते हैं। तो गठबंधन की स्थिति तो ज्यादा खतरनाक आपके यहां है, क्योंकि कम से कम वो छोड़कर तो चले गए, आपके यहां तो साथ होते हुए, मतलब दिल्ली में दोस्ती, जयपुर में कुश्ती, और यहां चुनाव भी लड़ेंगे। शादी कर दे भी उनके नेता यहीं आ रहे हैं। देखिए, अब शादी करने तो कोई भी है, आप भी बुलाइए किसी को भी, यहाँ पे कोई मना ही नहीं। लेकिन अब चुनाव लड़ने अच्छा, राजस्थान के होटल इंडस्ट्री को बिजनेस मिलेगा। लेकिन जो चुनाव लड़ने मैं तो बाकी जितने भी दल है ना, उनके भी सब नेताओं को कहता हूं कि अपने बच्चों की शादी करने राजस्थान ही पधारें, फायदा होगा हमारा। ठीक है, ठीक है, ये अच्छी बात है। और दूसरी चीज मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जो गठबंधन की बात आप कर रहे हैं, देखिए एनडीए के जो मेन गठबंधन थे शुरुआती, आज शिवसेना अकाली दल कहीं दिख रहा है कि आपको? बाकी भी जा रहे हैं। इंडी गठबंधन जो है यही चलेगा, आगे बढ़ेगा, जीतेगा इंडिया। आपस में लड़के बात है, कोई आपस में लड़ाई नहीं है। हाँ, एक चीज तय है, राजस्थान में केवल 2 मुद्दों पर चुनाव होना है। यहाँ पे किसी के गारंटी देने से, कल प्रधानमंत्री जी ने भी गारंटी दी थी, ईआरसीपी का वादा हुआ, पूरा नहीं हुआ। उस गारंटी को सब देख रहे हैं कि आपकी गारंटी जो है, गारंटी नहीं, जुमले रह गए आपके वादे गारंटी नहीं बन पाई, ये सब जनता ने देख लिया। यहाँ 10 गारंटी जो अशोक गहलोत सरकार ने दी है वो पूरी हुई है, और जनता को 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है, 100 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है। कि अगर किसानों को, जो पशुपालक हैं, 40,000 रुपए का बीमा मिल रहा है तो वो चालू है, मिल रहा है, ये सबके सामने। बाकी दी हुई गारंटियां तो
अब जुमले बन करके रह गए उसी तरह से। आपने जैसे कहा 2 कि करोड़ किसानों को बिजली मिल रही है, मैं आपकी घटना पे ध्यान दिलवा देता हूं। चुरू में किसानों ने हाईवे जाम कर दिया था कि उन्हें बिजली नहीं मिली थी। खैर, अब हम बात करेंगे लक्ष्मीकांत जी, इन्होंने अपने सारे चुनावी मुद्दे गिना दिए। आपके पास क्या है? क्या आप मोदी जी के काम पर वोट मांगेंगे या सिर्फ अशोक गहलोत को जो योजनाएं जो उनकी आप मानते हैं नाकाम रही, कानून व्यवस्था खराब रही, या इस आधार पर वोट मांगेंगे? देखिए, मोदी जी का नेतृत्व तो किसी भी दल के पास हो वो तो उसका सौभाग्य है कि मोदी जी का नेतृत्व जहां हो स्वाभाविक रूप से वहां वोट भी मिलते हैं, स्वाभाविक रूप से उनके नाम के ऊपर दल चुनाव भी जीतते हैं। लेकिन राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव लड़ ही रही है। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ राजस्थान की जनता भी चुनाव लड़ रही है। राजस्थान की जनता इसलिए चुनाव लड़ रही है कि राजस्थान, मैं किसी और प्रदेश से तुलना नहीं करूंगा, लेकिन राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसके बारे में अगर हम आज से पहले कभी किसी दूसरे प्रदेश में जाते थे या देश के बाहर जाते थे तो हमें बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। हम बहुत गर्वीले प्रदेश के लोग हैं, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग हुए जिनका नाम इतिहास में सदियों बाद भी आज बहुत पवित्रता से लिया जाता है। लेकिन आज राजस्थान पूरे देश में किस लिए जाना जाता है? महिला दुष्कर्म में नंबर 1, महिलाओं पर अत्याचार के मामले में नंबर 1, दलित अत्याचार के मामले में नंबर 1, साइबर क्राइम के मामले में नंबर 1, सबसे महंगी बिजली में नंबर 1, बेरोजगारी के कारण आत्महत्या करने वालों में एनसीआरबी का डाटा कहता है राजस्थान नंबर 1, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कहती है पिछले 4 साल से भ्रष्टाचार के मामले में राजस्थान नंबर 1, पेट्रोल डीजल की कीमतों के मामले में राजस्थान नंबर 1, पेपर लीक के मामले में राजस्थान 1, और सबसे बड़ी बात निकम्मी सरकार के मामले में राजस्थान नंबर 1। यह स्थिति राजस्थान की है। तो राजस्थान की जनता चुनाव लड़ रही है, और जहां जनता चुनाव लड़ने के लिए उतर जाती है वहां परिणाम क्या आते हैं बताने की जरूरत नहीं है। 2013 में जनता सड़क पर उतरी चुनाव लड़ने के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड बनाया 163 सीटों के साथ। इस बार फिर जनता चुनाव लड़ रही है, हम अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। आप देखिए, ये जो सर्कस चल रहा है, सरकार तो है ही नहीं राजस्थान में, सर्कस है। एक मंत्री उठकर विधानसभा में खड़ा होकर कहता है कि हमारी सरकार जो है वो एक फॉर्च्यूनर में आ जाएगी, इतने से एमएलए हमारा जाएगी। एमएलए कह रहा है, आप ही का मंत्री कह रहा है उसमें बैठकर। एक आपके मंत्री, अभी एमएलए मंत्री रहे हुए सीनियर लीडर आपके, अभी 10 दिन पहले मुख्यमंत्री के दौरे के समय अपना सर मुंडन कर लेते हैं एमएलए आपके कांग्रेस पार्टी के, और कहते हैं कि मुख्यमंत्री जैसा भ्रष्ट मुख्यमंत्री नहीं हो सकता, भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाला मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। आपके हम तो कई कह रहे हैं, जनता कई कह रही है, आपके लोग, क्योंकि जनता में मुंह दिखाना जाकर जनता का सामना करना है, इसलिए जो बातें जनता बोल रही है वो आपको बोलनी पड़ रही है। आपने राजस्थान की स्थिति क्या कर दी, मैं आपको बताऊं प्रखर जी। एक 15 साल की बेटी, आप समझिए इस बात को, 15 साल की बेटी के साथ गैंगरेप होता है। गैंगरेप होने के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है, टुकड़े कर दिए जाते हैं, टुकड़े करते जलती हुई भट्टी में डाल दिया जाता है। उसके परिवार के लोग पुलिस के पास जाते हैं कि हमारी बेटी को ढूंढवाइए। पुलिस नहीं ढूंढती है, उसके जो परिवार के लोग हैं वो कटे हुए हाथ के पास पहुंचते हैं। भट्टी के बाहर जो कटा हुआ हाथ पड़ा है उसके बाहर उसके परिवार के लोग पहुंचते हैं। परिवार के लोग अभियुक्तों को पकड़कर पुलिस को सौंपते हैं। यह कानून व्यवस्था है राजस्थान की, ऐसे सरकार चलेगी राजस्थान में। यह है राजस्थान, यह बना दिया राजस्थान आपने। ठीक, इसलिए आप ये मानकर चलिए कि ये जो चुनाव है ये जनता लड़ रही है। और आप सोचिए उस बेटी के परिवार के ऊपर, उसके लोगों के ऊपर, उसके परिवारजनों के ऊपर क्या बीतती होगी जब राजस्थान सरकार के गृह मंत्री राव, एक सीनियर मंत्री, विधानसभा के पटल पर कहता है कि राजस्थान में रेप इसलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि मर्दों का प्रदेश और कांग्रेस के नेता ठहाके मार के हंसते हैं। तो ये राजस्थान की क्या इमेज इन्होंने बनाई है? ठीक है, मैं जो कानून व्यवस्था उससे बाद में बात करूंगा, लेकिन आपने बात की कांग्रेस के अंदर मौजूद गुटबाजी की। लेकिन गुटबाजी की जब बात आती है तो उससे आपकी पार्टी भी नहीं बची हुई है। वसुंधरा राजे को वो जिम्मेदारियां नहीं मिली हैं जो 2003 से उनको मिलती रहती थी। अगर हम सचिन पायलट की बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं राहुल के दौरे में, तो लोग वसुंधरा राजे की बॉडी लैंग्वेज की भी बात कर रहे हैं पीएम मोदी के दौरे में। तो गुटबाजी से आपकी पार्टी भी नहीं बची हुई है। देखिए, एक बात समझिए, किसी की विचार भिन्नता या किसी नेता को किस पद पर या मतलब वहां हो तो गुटबाजी और आपके यहां तो विचार भिन्नता। मैं जवाब दे रहा हूं सर उसका। जी, मैं जवाब दे रहा हूं जी। अगर किसी नेता की किस जगह पर बैठा है, किस स्थिति में बैठा है, ये तो किसी भी पार्टी की लीडरशिप तय करती है। मल्लिकार्जुन खड़गे आए थे ना राजस्थान में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने। बेचारे बुजुर्ग नेता को 8 घंटे तक मुख्यमंत्री के हाउस में एक एमएलए नहीं आया मिलने के लिए, चाय तक नहीं पूछी, मुख्यमंत्री के घर में 8 घंटे बैठे रहे। ये तो स्थिति नहीं है ना। किसी नेता को क्या जिम्मेदारी देनी है? मुझे भारतीय जनता पार्टी ने प्रवक्ता बनाया, आज बनाया, कल किसी और को बना देंगे, कल कोई और। गुटबाजी का ये गुटबाजी नहीं है, ये एक शुद्ध रूप से एक पार्टी की डेमोक्रेसी है। एक पार्टी में किस व्यक्ति को पार्टी की लीडरशिप किस पद पर बिठाएगी, कब बिठाएगी, कैसे बिठाएगी, ये उसका विवेक, उस विवेकाधिकार है। उसमें कोई दूसरा क्या कर सकता है? राहुल गांधी एक परिवार में पैदा हो गए, डायरेक्ट राष्ट्रीय महासचिव बन गए, डायरेक्ट राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन गए, सीधा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। हमने तो नहीं कहा क्यों बना रहे हो भाई, आपकी पार्टी का डिसीजन बनाओ।
लेकिन आप जनता के बीच में जाओगे तो जनता निर्णय करेगी कि नेता कौन है और अभिनेता कौन है, उसका फैसला जनता करती है। अच्छा ठीक है, अगर मान लीजिए बीजेपी जीत जाएगी तो बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? ये शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड और विधायक दल का अधिकार है, वो वही तय करेंगे, समय आने पे करेंगे। ठीक है, तो 30 साल से सुन रहे हैं। मुझे ये बताइए कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सूची जारी हो गई, आज तीसरी वाली एक उम्मीदवार घोषित किया गया कि 3 सूचियां मध्य प्रदेश में आ चुकी हैं, छत्तीसगढ़ में सूची आ चुकी है, लेकिन राजस्थान में नहीं आ पा रही है। कोई तो वजह होगी। आ नहीं पा रही है, नहीं आ पा रही, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल में आपने देखिए कि केंद्र की 2 बार की पूर्ण बहुमत की सरकार हमने बनाई है। बहुत सारे ऐसे राज्य जहां पर हम कभी 2-3 सीटें भी नहीं जीत पाते थे, वहां हमारी सरकार चल रही है पूर्ण बहुमत की। तो निश्चित रूप से जीत का फार्मूला तो हमें आता है ना। तो चुनाव में किसको टिकट देनी है, कब देनी है, क्या देनी है, हमारी रणनीति है। अब हम अगर चुनाव मध्य प्रदेश में जिस रणनीति के साथ लड़ रहे हैं, जरूरी नहीं है राजस्थान में लड़ेंगे, छत्तीसगढ़ में लड़ेंगे, तो अपनी अपनी रणनीति है। कांग्रेस पार्टी की भी तो कहीं नहीं आई है, हमने उससे तुलना नहीं की है। हमें जहां जरूरत लगी पहले उम्मीदवार उतारने की, वहां उतार दिया, जहां लगेगी हम बाद में उतारेंगे। लिस्ट ऐसे भी आती है, पिछले चुनाव में आई, कांग्रेस की भी आई, भारतीय जनता पार्टी के नॉमिनेशन भरने की कल लास्ट डेट, आज भी नाम जारी हो रहे हैं। तो ये तो किसी भी पार्टी का अपना विवेकाधिकार है, विशेषाधिकार है कि वो कब किसकी लिस्ट जारी करती है। ठीक है सैनी साहब, अभी हमने गुटबाजी की बात की, गुटबाजी की हमने कांग्रेस की भी गुटबाजी की बात की, बीजेपी की भी गुटबाजी की बात की। ये जो गुटबाजी है, ये जो धड़े हैं, जो पार्टियों में एकता नजर नहीं आ रही, दावे भले कितने भी किए जा रहे हो, लेकिन जो आम जनता को और राजनीतिक विश्लेषकों को समझ में आ रहा है, ये इन चुनावों में कितना बड़ा असर दोनों पार्टियों के लिए दिखाएगा? देखिए, ये संकेत होते हैं और संकेत के लिए भाषा की आवश्यकता नहीं होती, मुद्राओं से ही पता लग जाता है कि आप क्या कहना चाहते हैं, कैसे कहना चाहते हैं, और ये दोनों पार्टियों में नजर आता है। मन मिले या नहीं मिले, लेकिन मतभेद है या नहीं है स्पष्ट नजर आता है। उसके लिए भाषा बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो ये है और इसको स्वीकार करना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल मॉरलिटी बहुत लुप्त होती हुई सी बात है। ये राजनीतिक नैतिकता वाला सिलसिला नहीं रहा है। तो आप जिन दोनों पार्टियों की बात कर रहे हैं, उनमें ये सारी चीजें बड़ी स्पष्ट नजर आती है। और ये इसके नतीजे क्या होंगे? इसके नतीजे यही होंगे कि जिसके भी बेहतर प्रोग्राम होंगे, जिसके भी बेहतर काम होंगे, उन्हीं को वापस पुनः आरूढ़ होने का, सत्ता में आरूढ़ होने का हक मिलेगा। और मैं यूं समझता हूं, एक बहुत बेहतरीन बात जो इस चुनाव में मुझे देखने को मिल रही है वो ये है कि राजस्थान में ये जो सुरक्षा गारंटियां हैं, ये संविधान के उस हिस्से को टच करने वाली मुझे पहली बार नजर आई, इससे पहले नजर नहीं आई। और उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा कि जहां आप प्रीएम्बल की बात करते हैं, जहां फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, वहीं आप साथ में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात भी करते हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को आज तक किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया। ये मुझे लग रहा है कि ये सरकार जो अटेम्प्ट करने जा रही है और जो ये कह रही है बड़ी ईमानदारी के साथ में, जो बहुत मुश्किल काम है, बड़ी ईमानदारी के साथ में कि हम आप पर कोई आप ऐसा नहीं कर रहे, ये आपका हक है। मैं ये सोचता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज को ये बोलना चाहिए कि हम आप पे ऐसा नहीं कर रहे, आपका हक है, वो आपको दे रहे हैं, इसलिए हम आप याचक के रूप में नहीं हो या कुछ और हो। तो ये बात मुझे लगता है यही बात भारतीय जनता पार्टी को भी बोलना चाहिए कि हम जो कुछ दे रहे हैं, हम आपके सेवक हैं, आप हम पे एहसान नहीं कर रहे, आपकी राइट है जिसको हम देने जा रहे हैं। लेकिन मतभेदों के जो सीन है वो है बड़े स्पष्ट। ठीक है, आपने कहा कि जनता का हक होता है सरकारी योजना को, लेकिन जनता का एक हक और होता है, वो उसका हक होता है कि उसको सुरक्षा मिले, और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ बिल्कुल है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि बात लक्ष्मीकांत जी भी जो बात कही है वो यही कही है कि सुरक्षा व्यवस्था जो है, खासकर महिलाओं के प्रति जो बढ़ते हुए अपराध हैं, जिससे राजस्थान की छवि को धक्का लगा है, ये एक सच है। तो क्या इससे कैसे मुकाबला करेंगे? जब जनता के बीच में जाएंगे महिलाएं, जब राजस्थान की महिलाएं जब ये सवाल पूछेंगी, तो कांग्रेस के नेता कैसे सामना करेंगे? क्योंकि आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। देखिए, आज सुबह ही मैंने कुछ आंकड़े बताए थे, मुझसे पहले जो सेशन हुआ था उसमें मेरी सहयोगी रीमा ने भी कुछ आंकड़े बताए, उन आंकड़ों पर बहुत बहस हुई। मैं आपको सिर्फ अगस्त महीने के आंकड़े बता देता हूं, लंबे चौड़े आंकड़े की मैं नहीं जाऊंगा। सिर्फ अगस्त महीने में राजस्थान के अंदर 64 मर्डर हो चुके हैं और 114 बलात्कार हो चुके हैं। तो कैसे आप सामना करेंगे जनता का? देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि मैं बहुत लंबे समय से, पिछले 3 महीने से एक कैंपेन चल रहा है राजस्थान सरकार के खिलाफ
और दुखद बात यह है कि जो राजस्थान में राजनीति करना चाहते हैं, राजस्थान की जनता के बीच जाना चाहते हैं, उनसे वोट लेना चाहते हैं, वो राजस्थान का सम्मान बचाने की जगह उनको बदनाम करने में लगे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, अगर एनसीआरबी का आंकड़ा उठा लीजिए, मेरे आंकड़े नहीं है, केंद्र सरकार के आंकड़े हैं, तो अगर प्रति लाख महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं उसमें राजस्थान छठे नंबर पर, पहले नंबर पर तो असम, मध्य प्रदेश और हरियाणा है। छोटे छोटे राज्य हैं। क्राइम जो सबसे ज्यादा बढ़ा है वो कहां बढ़ा है? वो गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश में बढ़ा है, 45%, 24%, 36%। और सबसे बड़ी बात, जब प्रधानमंत्री जी आकर के जाए ये बात कहते हैं तो सबसे ज्यादा महिलाओं के प्रति जो अपराध हुए वो तो मध्य प्रदेश में, उन्हीं का जारी किया हुआ एनसीआरबी का आंकड़ा बताता है ये बात। लेकिन हाँ, राजस्थान है नंबर 1 कन्विक्शन रेट में, 45% कन्विक्शन रेट है यहाँ पे महिलाओं के प्रति अपराध होने पर, जो नेशनल एवरेज है 24%, लगभग दोगुना मान लीजिए आप। इसी तरह से एक आंकड़ा और मैं आपको देता हूं, बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है, और ये सबसे बड़ी बात यह है कि आज जब गवर्नेंस की बात करते हैं तो हाँ, हम जाकर के कह सकते हैं हमारी गवर्नेंस है, जिसके कारण पूर्ववर्ती भाजपा शासन में जब एक रेप केस में ऑन एन एवरेज जो इन्वेस्टिगेशन टाइम था, इन्वेस्टिगेशन टाइम में आपको बता रहा हूं, इन्वेस्टिगेट करते थे 274 दिन लगाते थे, आज 57 दिन में इन्वेस्टिगेशन करके पुलिस पीड़िता को न्याय दिलाती है। दूसरी चीज, यहां पे अगर हिंदुस्तान में नेशनल एवरेज आप देखेंगे पेंडेंसी का, महिलाओं के प्रति अपराध की मैं बात कर रहा हूं, तो वो पेंडेंसी जो है 41% वो केस है जिनकी जांच ही नहीं हुई, उसमें अपराधी पकड़ा नहीं गया। राजस्थान में केवल 9% है। तो ये गवर्नेंस है जो हम यहाँ पे देते हैं। हमारे यहाँ पे कभी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि आपको मणिपुर या मध्य प्रदेश में जो हुआ, उत्तर प्रदेश में वो जो हुआ वो देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे अपराध अगर हुआ तो पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई बृजभूषण शरण सिंह घूमता हुआ आपको सड़कों पे मिलेगा और पीड़ित सड़कों पे बैठी मिले, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे राजेश सेंगर नहीं मिलेगा, यहाँ पे कोई विधायक आपको जो अपराधी अब तो है लेकिन पीड़िता को मारने तक का काम कर दे, उसके ट्रक से उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट कर दे और फिर भी सुप्रीम कोर्ट के कहने के कारण उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। ये आपने बहुत अच्छी बातें कही, बस मुझे ये बता दीजिए फिर दिव्या मदेरणा को राजस्थान में डर क्यों लगता है? ये आप पूछ के देखिए दोबारा। आपने इतने बड़े बड़े दावे किए, वो आपकी पार्टी की विधायक है, आपने इतनी बड़ी बात की, मैंने आपको बीच में बिल्कुल नहीं टोका। आपने 4 मिनट तक बताया कि किस तरह से राजस्थान में राम राज्य है, यहाँ की महिलाएं दुनिया में सबसे, पूरे दुनिया में सबसे सुरक्षित महिला कहीं की हैं तो वो राजस्थान की हैं। बस ये बता दीजिए दिव्या मदेरणा को डर क्यों लगता है राजस्थान में? मेरे हिसाब से तो मैं तो मिलता हूं पार्टी में, कोई डर की बात नहीं है। लेकिन हाँ, बोल दिया। देखिए सुनिए मेरी बात, आप सुनिए, वो उनका व्यक्तिगत जो बयान है अगर ज्यादा बेहतर होगा वो जवाब दें, लेकिन फिर भी मैं आपको जो गवर्नेंस की जब आपने बात बोलता है तो गवर्नेंस व्यक्तिगत कानून व्यवस्था की ही आंकड़े मैंने आपको बताया। कानून व्यवस्था में राजस्थान सरकार ने क्या सुधार पिछली सरकार से और आज किया, जो महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए किया, वो हम कह रहे हैं। अगर उसका जवाब दे है तो ये आंकड़े आपको लगता नहीं कि दिव्या मदेरणा को एक बार आपको सबको बिठा के बताना चाहिए, देखिए दिव्या जी आंकड़े ये कहते हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है? देखिए मेरी बात सुनिए, दिव्या मदेरणा जी ने कभी राजस्थान सरकार की कानून व्यवस्था पे प्रश्न न उठा करके एक इंसिडेंट को लेकर के बात की थी, जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं। इंसिडेंट ये है कि अगर विधायक, महिला विधायक पार्टी की वो सुरक्षित नहीं है, वो सुरक्षित महसूस नहीं करती, इसलिए उन्होंने अपनी बात कही। जी नहीं, देखिए मैं आपको फिर कह रहा हूं कि सब सुरक्षित हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं, राजस्थान की सरकार और राजस्थान की पुलिस, क्योंकि पुलिस किसी सरकार की, किसी दल की नहीं होती, लेकिन उसमें गवर्नेंस किस तरह से करनी है, सुधार किस तरह से करना है, वो हमसे सीखा जा सकता है, जो हमने करके दिखाया। चाहे इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे पेंडेंसी रेट घटाई हो, चाहे कन्विक्शन रेट बढ़ाई हो, वो हमारी सरकार में हुआ। ये हमारी ही सरकार है जिसमें अगर किसी अपराधी को पकड़ा और 20 दिन में उसको फांसी की भी सजा हुई हो, ये और किसी सरकार में ऐसा आज तक नहीं हुआ। हाँ, ये दुखद है, दुखद बहुत ज्यादा है कि राजस्थान के ही जो नेता राजस्थान में चुनाव लड़ना चाहते हैं वो राजस्थान की बदनामी करते घूमते हैं और प्रधानमंत्री जी को गलत देते हैं। ये गलत। लक्ष्मीकांत जी, आज एक बड़ी घटना राजस्थान में हुई है। जो गृह राज्य मंत्री है राजेंद्र यादव, उनके यहाँ ईडी ने छापा मारा है और कांग्रेस को एक बार फिर ये मौका लग गया है कि जिन राज्यों में चुनाव होने वाला होता है वहां पर जो उनके विरोधी दल होते हैं उनके नेताओं पर इस तरह के छापे मारे जाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस पर मैं जरूर जवाब दूंगा आपको, लेकिन जो यहाँ झूठ बोला गया मुझे उसको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार का प्रतिनिधि अगर कुछ गलत बोलता है तो उसका बड़ा खराब मैसेज जाता है। ये जो मैं आपको आवाज सुनाने जा रहा हूं, ये राजस्थान के नंबर 1 पे है, इसमें कोई दो राय नहीं, सुनाई नहीं दे रही, आप ऐसे ही बता दीजिए। ये विधानसभा में राजस्थान के एक वरिष्ठ मंत्री जो कि गृह मंत्री रहे हैं, वो विधानसभा में खड़े होकर कह रहे हैं कि हम राजस्थान देश में नंबर 1 पर है रेप के मामलों में, क्योंकि हम मर्दों का प्रदेश है। माननीय कह रहे हैं कि रेप के मामले में कोई और प्रदेश नंबर 1 पर है। विधानसभा के पटल पर इनके मंत्री गृह विभाग का जवाब देते हुए गृह मंत्री के रूप में कह रहे हैं कि हम देश में नंबर 1 पर हैं। वो स्वीकार कर रहे हैं, ये नहीं स्वीकार कर रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि
इन्होंने फांसी की सजा 20 दिन में दे दी। एहसान कर दिया भाई, एहसान कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी पहले की, वसुंधरा राजे की सरकार, उसने कानून बनाया कि 12 साल से छोटी बच्ची के खिलाफ अगर इस तरह का अपराध होता है तो उसको फांसी की सजा मिलेगी, और केवल 6 महीने में 9 ऐसे लोगों को फांसी पर पहुंचाने का काम, फांसी की सजा दिलवाने का काम उस सरकार ने किया। आप बताइए कि उस कानून को पारित हुए 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं, अब तो भारत सरकार ने भी कर दिया है। आज ये बताइए कि आपकी सरकार रहते हुए कितने ऐसे, अरे आप, मैंने अभी एक आरटीआई लगाई सर खुद ने, और उसका आरटीआई का सरकार ने मुझे जवाब दिया कि पिछले 52 महीने में इनकी सरकार रहते हुए माइनर जो गर्ल हैं, जो 18 साल से छोटी बच्चियां हैं, उनके साथ कितने दुष्कर्म की घटनाएं राजस्थान में हुई। आश्चर्य, 14,471 घटनाएं इनके शासनकाल में मार्च तक घटित हो चुकी हैं, यानी कि अब 15,000 क्रॉस कर चुकी हैं, और इन्होंने एक को सजा दी है उस कानून के तहत फांसी की। बड़ा बड़ा एहसान कर दिया राजस्थान पे आपने। ये जो आपका कथनी और करनी में अंतर है, आप किस बात की बात करते हैं। इनके एक विधायक हैं जोरीलाल मीणा, उनका बेटा माइनर गर्ल के साथ दुष्कर्म करता है, एफआईआर दर्ज होती है, ये एफआईआर लगा देते हैं। कोर्ट के आदेश से वो एफआईआर वापस खुलती है, गिरफ्तार नहीं करते। कोर्ट आदेश देता है कि भैया इसको गिरफ्तार करके पकड़ के लेके आओ, तब जाकर ये पकड़ के लेकर आते हैं। ठीक है। तो ये जो इनकी स्थिति है, जो झूठ बोलते हैं कैमरे के सामने आके, यही तो सच राजस्थान की जनता जानती है, इसलिए तो चुनाव लड़ रही है। आपने राजेंद्र यादव की बात की, देखिए राजस्थान में 19 पेपर लीक हुए, मैं उसको जोड़ रहा हूं, उसको क्लब कर रहा हूं। हमने कहा कि भाई आप 70 लाख अभ्यर्थी जो अलग अलग परीक्षाओं में बैठे और उनके सपनों को कुचल दिया आपने। पहली ऐसी सरकार है राजस्थान की जो पेपर लीक में इनके खुद के लोग पकड़ में आ रहे हैं, उनके खुद के लोग शामिल हैं। आपने राजस्थान के लोगों के सपनों को कुचल दिया, 70 लाख परिवारों को कुचल दिया। आप कम से कम इनके साथ न्याय तो करिए, इनको गिरफ्तार तो करिए, इनके जो मुख्य अभियुक्त उनको पकड़िए तो सही, इनके पीछे कौन है इनको पकड़िए तो सही। स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी ने क्या किया कि जो छुटभइये लोग होते हैं, जो निचले स्तर के लोग, उनको पकड़ के तीसरी कर ली। अब क्या है कि ईडी उसकी एंट्री हो गई। कैसे हुई? भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, वो पूरे सबूतों के साथ गए और उन्होंने कहा कि भाई इसकी जांच सेंट्रल एजेंसी से करवाइए, क्योंकि स्टेट एजेंसी काम नहीं कर रही है, क्योंकि इनके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन का इन्वॉल्वमेंट है, राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, इनका कांग्रेस पार्टी का एक पूर्व राज्य मंत्री पैसे लेते हुए पकड़ा गया है। लेकिन कांग्रेस का आरोप तो यही है कि चुनाव आते से ही जो है वो ईडी को सक्रिय कर दिया गया। बता रहा हूं सर आपको, इसलिए बता रहा हूं। तो राजस्थान के जो 70 लाख अभ्यर्थी थे, उनकी ये डिमांड थी कि राजस्थान में ये जो पेपर लीक हो रहे हैं, इनकी इंक्वायरी आप सीबीआई से करवाइए, ईडी की इसमें जांच लेकर आइए। सब लोगों की थी, ईडी को किसी ने आदेश नहीं दिया है। राजस्थान में एफआईआर दर्ज है तो ईडी ने वहां पर अपनी कार्रवाई करी है। और अब आप ईडी के आने से क्या हो रहा है वो मैं बताता हूं। ईडी के आने से क्या हुआ कि जो मुख्य अभियुक्त है पेपर लीक का, सुरेश ढाका, जिसको 4 साल में पकड़ नहीं पाया अभी तक, कहां गायब है पता नहीं, उस सुरेश ढाका और लोगों की अटैच की। जल जीवन मिशन में जो भारत सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने 38,000 करोड़ रुपया राजस्थान को भेजा कि आप राजस्थान के घर घर तक नल से जल पहुंचाइए, लोगों को पानी पिलाइए। उसमें एक पैसा खा गए 20,000 करोड़ रुपया। सबूतों के साथ पुलिस के पास गए, पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। ईडी आई, ईडी आते ही छापे पड़ने शुरू हुए। छापे पड़े तो पिछले दिनों इनके अधिकारियों के घरों पे 16 किलो 800 ग्राम सोना बरामद हुआ है, करोड़ों रुपए की नकदी बरामद हुई है। ईडी के आने से हुई है। स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी क्या कर रही थी? आप अगर स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी न्याय करती तो ना तो डिमांड होती, ईडी की डिमांड होती, ना सीबीआई की डिमांड होती, ना वो आती, अगर आप न्याय कर रहे होते तो। लेकिन न्याय करना है, राजस्थान की जनता के साथ न्याय करना है, राजस्थान के युवाओं के साथ न्याय करना है। जो राजेंद्र यादव की बात आपने की, इनके ऊपर पहले भी छापे पड़ते रहे, पहले इनकम टैक्स के छापे पड़े साल भर पहले। ये जो घोटाले करते हैं, घपले करते हैं, व्यापारी के रूप में करते हैं, राजनेता की आड़ लेते हैं, एजेंसीज आपके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, कंप्लेंट है, लोगों की सवाल उठाते हैं, इसलिए उस तरह के आरोप हो चुका है। 1.5 साल पहले उनके ऊपर इनकम टैक्स के छापे पड़ चुके हैं। पायलट से जोड़ दिया गया वो मामले को। खैर सैनी साहब, ये जो पेपर लीक का मामला राजस्थान के अंदर छाया हुआ है और 15 से ज्यादा, शायद 19 पेपर लीक के मामले आ चुके हैं और 20 लाख युवा, 70 लाख सर, ठीक है मान लेते हैं, लाखों युवा, 27 लाख युवा तो केवल रीट की परीक्षा में बैठे हैं। ठीक है, केवल 30 लाख युवा मान ले, 30 लाख युवा राजस्थान के प्रभावित हुए हैं। तो ये चुनावों में कितना बड़ा मुद्दा बनेगा कि युवा शक्ति एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है चुनावों में, नतीजों में। देखिए, ये सारा घपला इसलिए हो रहा है कि लोगों को जिस तरीके से एजुकेशन के बाद में काम मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, तो समाज में बीमारी फैली है। एक तो रेप के केसेस, साथ साथ में इस तरीके से किसी को धक्का मार के आगे बढ़ जाने की चेष्टा, बेईमानी के रास्ते से हैसियत हासिल करने का चेष्टा, ये सारा एक सोशल अध्ययन की आवश्यकता है, एक मनोवैज्ञानिक। ये तो सर अरस्तु और सुकरात वाली बात हो गई, उनका दर्शन शास्त्र हो गया कि आदर्श राज्य की कल्पना कैसा होना चाहिए। मेरा तो सवाल सीधा है कि पेपर लीक का सवाल सीधा चुनावी नतीजों में कितना असर पड़ेगा? डीप से समझना पड़ेगा। सिर्फ सीधा पकड़ के
ये नहीं बता देना कि ये चोर है, इसको पकड़ के बहुत लंबी कहानी हो जाएगी ना, फिर तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसकी बुनियाद भी कस्बा है। मैं आपको इन्हीं के साथ ऐड कर रहा हूँ। एक छोटा कस्बा है राजस्थान में, जिसके सब इंस्पेक्टर की भर्ती में उस छोटे कस्बे से 100 लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, 100 लोग, और वहीं के सारे अभियुक्त पकड़ में आते हैं। तो ये जो जिस तरह की बात बता रहे हैं सैनी साहब, चुनावों में कितना इसका असर पड़ेगा? चुनावों में क्या क्या पड़ेगा इसका? लोग भूखे मर रहे हैं तो रोजगार, जब 30 लाख युवाओं को रोजगार तलाश 30 लाख युवाओं को अगर धोखा होगा उनके साथ, तो क्या उसका चुनावों में असर नहीं पड़ेगा? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि असर नहीं पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ कि जड़ को समझने के साथ में ये समझेगा क्यों हो रहा है ऐसा सब कुछ। नहीं, वो तो पकड़े ही गए हैं, जो जितने अपराधी पकड़े जा रहे हैं, वो तो प्रॉपर्टी है कि समाज किस दिशा में जा रहा है, समाज का पतन, ये सब अलग विषय है। मैं यही कह रहा हूं, ये सब विषय है। मैं ये पूछ रहा हूं, आप पत्रकार इस नाते पूछ रहा हूं कि ये जो 30 लाख युवा या 40 लाख युवा प्रभावित हुए हैं, इसका चुनावी नतीजों पर क्या असर पड़ेगा? ये तो इनको हासिल करने की चेष्टा चल रही है ना सब। अच्छा, ये इधर भी चाह रहा है कि उधर भी चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास में आ जाओ, हम सेट कर देंगे, सब ठीक कर देंगे, हमारे पास में आ जाओ, हमारे पास प्रोग्राम है, हम सब ठीक कर देंगे। यही तो चल रहा है। ये असर क्या पड़ेगा? असर जिसके साथ में चले जाएंगे वो प्लस में होगा। किसके साथ जाने की उम्मीद है? जिसके साथ है, अब देखिए, ये तो अभी पता लगेगा। ये मोदी जी के साथ में जाते हैं, अशोक जी के साथ में जाते हैं, पता नहीं, क्योंकि मुझे यूं लग रहा है कि दोनों तरफ से अप्रोच हो रही है, दोनों तरफ से कोशिश की जा रही है। ये जो महिलाओं पर अपराध बढ़े हैं और ये जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, राजस्थान में विधायक कह रही है कि मैं सुरक्षित महसूस नहीं करती हूं, इसका भी असर पड़ेगा? देखिए, दिव्या के पिता मेरे मित्र रहे, मेरे साथ पढ़े हैं, और वो एक राजनेता है। अब वो जो राजनीति की भाषा में बात करती है। चलिए दिव्या को हटा देते हैं। हाँ, तो उसको छोड़ दीजिए, दिव्या को हटा देते हैं। जब देखते हैं कि किसी बच्ची की जो शव है वो कुएं से मिल रहा है, कोई बच्ची भट्टी से मिल रही है, किसी का हाथ कटा मिल रहा है, तो इसका कुछ असर पड़े, चुनावी नतीजे में असर पड़ेगा? देखिए, मैं जानता हूं आप वरिष्ठ हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन 2 चुनावों के उदाहरण मैं आपको यहां पे देना चाहता हूं। 2003 में इसी मध्य प्रदेश के अंदर जब महिलाओं पर अपराध बढ़ गए थे, तो दिग्विजय सिंह जी को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। 2017 के अंदर यूपी के अंदर क्या हुआ, ये भी हमने देखा। अपराध के मामले पर जब बढ़ जाते हैं तो उस राज्य में क्या होता है। और 2022 में हमने ये देखा कि किस तरह से यूपी में जब अपराध पर कंट्रोल पाया गया तो सरकार लौट कर आई। तो अपराध एक बड़ा चुनावी मुद्दा होता है। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या राजस्थान के इन चुनावों में अपराध जो बढ़ते हुए अपराध है चुनावी मुद्दा है, और क्या इसका असर होगा? देखिए, असर हो सकता है, मैं नहीं कह सकता होगा। अच्छा। हो सकता है, अगर इन लोगों ने मुलजिमों को नहीं पकड़ा, अगर उनको दंडित नहीं किया, अगर उनको रास्ता नहीं दिखाया, अगर उनको सीखचों में बंद नहीं किया, तो निश्चित रूप से पड़ सकता है। लेकिन मेरा ऐसा ख्याल है कि ऐसा नहीं हो रहा है। लोगों को पकड़ा जा रहा है, लोगों को दंडित किया जा रहा है, उनको उस रास्ते पे ले जाया जा रहा है जहां से वापस न लौट सके। सर, मुझे 1 मिनट दीजिए आप। अभी स्वर्णिम चतुर्वेदी जी ने भी कहा, और मैं बहुत कटघरे में सर को नहीं, मैं समझता हूं इनकी स्थिति, तो मैं आपको केवल एक उदाहरण देता हूं, आप उसी से समझ लीजिए कि राजस्थान में पुलिस कैसे काम कर रही है, सरकार कैसे काम कर रही है, और इनके दावे कितने खोखले हैं। नागौर जिले में डीडवाड़ा, आजकल तो इन्होंने जिला बना दिया, डीडवाड़ा कस्बा है, वहां एक दलित महिला घर से गायब हो जाती है। अभी इसी 2022 की घटना है। दलित महिला घर से गायब, उसका पति कंप्लेंट लिखाने के लिए पुलिस के पास जाता है कि भाई मेरी पत्नी नहीं मिल रही है, 3-4 घंटे हो गए, और मुझे इन 2 लोगों पे शक है, क्योंकि मेरी पत्नी कहती थी कि ये मुझ पे बुरी नजर रखते हैं। पुलिस उसको भगा देती है, FIR दर्ज नहीं करती। दूसरे दिन वो फिर जाता है, उसकी FIR दर्ज नहीं होती। तीसरे दिन वो SP के पास जाता है, SP फोन करता है, तो थानेदार उन दोनों लोगों को बुलाता है, पूछताछ करता है, छोड़ देता है। चौथे दिन भी कुछ नहीं होता। 5वें दिन वो पुलिस थाने पे जाता है, तब SP आता है, और वो केरोसिन की पीपी लेकर खड़ा होता है कि मैं इसके अपने ऊपर डालकर आग लगा लूंगा अगर तुमने FIR दर्ज नहीं की तो। FIR दर्ज होती है SP के प्रेशर में। उन दोनों लोगों को, 1 मिनट सर, मैं उसको सर, हाँ, संक्षिप्त में, उन 2 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है जिनको छोड़ दिया गया था। पता चलता है कि उस महिला का गैंग रेप करके 5 दिन पहले उन्हीं 2 लोगों ने मारकर गांव के बाहर फेंक दिया। पुलिस वहां जाती है, प्रखर जी, पुलिस से वहां जाती है तो महिला जिंदा मिलती है, उसके शरीर पे कीड़े पड़े हुए होते हैं। वो नागौर के अस्पताल में 6 दिन जिंदगी मौत के साथ संघर्ष करती है। जयपुर के SMS हॉस्पिटल में उसको भर्ती कर दिया जाता है यहाँ पर, 19 दिन के बाद उसकी डेथ हो जाती है। ये काम कर रही है राजस्थान की सरकार और ऐसी पुलिस। आपको सर थोड़ा सा भी, मतलब मैं आपको बड़े सम्मान के साथ कह रहा हूं, राजस्थान आज आप जैसे लोगों की तरफ देख रहा है। कम से कम जब राजस्थान में ऐसे हालात हैं तब पक्षपात छोड़िए। आपकी मित्रता है मुख्यमंत्री से, हमें पता है, लेकिन बावजूद इसके आप बोलिए सर, बोलिए आप। ये राजस्थान ने आपको बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है आपको। मैं कह रहा हूं कि जो लोग भी इसके लिए जिम्मेवार हैं उनको
कड़ा से कड़ा दंड मिलना। मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, जो लोग कौन है? मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, मुख्यमंत्री गृह मंत्री है राजस्थान के, सरकारी मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई उनको दंडित करने का सिलसिला होगा। आप हर जगह मुख्यमंत्री को लाके खड़ा करते हो, उससे थोड़ी सजा मिलेगी यार। अपराध मुख्यमंत्री ने थोड़ी किया है, गृह मंत्री है वो, गृह मंत्री देख रहा है, गृह मंत्री है वो, जिम्मेदार तो वही है ना। अगर उनके साथ में दंडित ना करे जिम्मेदार तो वही है, और उनको छोड़ दे और उनको रिहा करने का फैसला नई दिशा में ले, हमने तो वो भी देखा है। दिल्ली में बैठा है वो सांसद जिसकी चर्चा अरे दिल्ली बहुत दूर है सर, जयपुर में मुख्यमंत्री के घर से 5 किलोमीटर दूर ले पीड़िता न्याय नहीं मिलने का कारण जल के मर गए, उस पर बात करिए ना। दिल्ली तो बहुत दूर है, उसके लिए दिल्ली तो बहुत दूर है। आप जयपुर की बात करिए, राजस्थान की बात करिए। आप बोलना ही नहीं चाह रहे मुख्यमंत्री के खिलाफ। अपराधियों कौन छोड़ रहे हैं राजस्थान के? अपराधियों कौन छोड़ रहा है? बहुत विषय है राजस्थान के, क्योंकि पूरा देश की नजरें राजस्थान। मुझे ये बताइए कि अपराधियों को छोड़ कौन रहा है? एक मिनट सर, विषय को थोड़ा पकड़ कौन रहा है? सरकार कहाँ पकड़ रहे हैं? आपने एक आध केस बता दिया, बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। मुझे टीवी जाने उनको जवाब देना चाहिए। चलिए चलिए बोलने दीजिए। विषय बहुत है, पूरे देश की निगाहें राजस्थान पर। इतना रोचक चुनाव जो राजस्थान में होता दिखाई दे रहा है, उसके पहले कभी दिखाई होता हुआ नहीं दिया है। और अब इस राजस्थान के चुनाव में जब कल पीएम मोदी यहां पर थे, तो सनातन धर्म की भी एंट्री हो चुकी है। पीएम मोदी ने जो कहा है, सवाल मेरा स्मरणीय आपसे है कि पीएम मोदी ने कहा है कि जो सनातन धर्म से जुड़ा जो सवाल कल उठाया है, सनातन धर्म के अपमान की शुरुआत जो दक्षिण और उत्तर प्रदेश के इंडिया अलायंस के सहयोगियों ने की है, उसको एक राजस्थान की धरती पर उसका जिक्र प्रधानमंत्री ने कर दिया। इसका कितना असर होगा, कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं आपको सहयोगी दल? देखिए, काफी लंबे समय से इंतजार था कि इस विषय की एंट्री होगी। धर्म को, हिंदुत्व को लेकर के प्रधानमंत्री जी शुरुआत कर सकते हैं, और कौन करेगा? नहीं, शुरुआत देखिए, एक मिनट, प्रधानमंत्री ने इस बार शुरुआत की। राजस्थान में तो हम और किसी का बयान मैंने सुना नहीं। स्टालिन राजस्थान के नेता नहीं है। मेरी बात सुनिए, उदयनिधि स्टालिन राजस्थान के नेता नहीं है। हर चीज में प्रधानमंत्री सुनिए, राजस्थान की धरती की आपने बात की, तो मैंने कहा एंट्री आपने कहा, तो एंट्री तो उन्होंने की है राजस्थान में, और स्टालिन तो राजस्थान में ही नहीं थे। राजस्थान, जब आपका गठबंधन का एक सहयोगी, बड़ी पार्टी का बड़े नेता का बेटा इस तरह का बयान देगा, तो चुनावी मुद्दा बनेगा। देखिए, आप तो इसका जिक्र होगा, चुनावी मुद्दा बना। जवाब क्या देंगे? मैं एक ही बात कह रहा हूं आपको, प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी आगे आने वाली जितनी रैलियां होंगी उनमें इस मुद्दे को भरपूर उठाएंगे। आप क्या करेंगे? राजस्थान की जनता क्या करेगी ये जानिए। राजस्थान की जनता को केवल 2 चीजें चाहिए जो प्रधानमंत्री जी और उनकी केंद्र सरकार नहीं दे सकी। महंगाई को कम करना और बेरोजगारी को कम करना नहीं कर सके, वो काम हम यहां कर रहे हैं, और यही मुद्दा राजस्थान में है। इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। राजस्थान सरकार ने जो जनता का कल्याण किया, यही मुद्दे हैं। 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं, तो उनसे मांगेंगे कि आप बाकी जगह क्यों नहीं? बीजेपी सनातन धर्म के मुद्दे को उठाती रहेगी, बीजेपी उठा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह, एक मैं कुछ समय पहले मैं पढ़ रहा था, मुझे ध्यान नहीं, हो सकता है हमारे भारतीय जनता पार्टी के दोस्त उसको कहेंगे, मैंने सुना था कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी ने भी एक बयान दिया था कि 2000 वर्ष से कुछ वर्गों पर अत्याचार हो रहे हैं, उनको पीड़ित किया जा रहा है, ये रुकना चाहिए। यानी कि बदलाव, यानी कि कुछ कुरीतियां हैं या कुछ कमियां हैं वो दूर होनी चाहिए। तो इस चीज पर सब विचार करते हैं। सनातन धर्म का, सनातन धर्म परंपरा है। परंपरा में अगर कोई ये कहे कि दलितों का या दलित पिछड़ों का पे अत्याचार जारी रहना चाहिए, तो नहीं रहना चाहिए। बयान का फिर वही मतलब निकालना चाह रहे हैं जो आप निकालना चाहते हैं। आप क्या निकालना चाहते हैं वो आप क्या करिए। मैंने जो माना वही है, जड़ से उखाड़ने के लिए बोला उन्होंने। मेरी बात सुनिए, अगर कुरीतियों को जड़ से नहीं उखाड़ेंगे, कुरीतियों का जिक्र कहां हो रहा था? सनातन धर्म को जड़ से उखाड़ने की बात हो रही थी। आप एक चीज बताइए, सनातन धर्म, चलिए छोड़िए, बौद्ध धर्म भी है, जैन धर्म भी है, हिंदू धर्म भी है, सब है, देखिए, लेकिन कुरीतियां दूर होनी चाहिए, हम ये मानते हैं। ठीक है, वो बयान का आप कुछ भी मतलब निकाल लें। मध्य प्रदेश में क्या हुआ कि इंडिया अलायंस के एक रैली होने वाली थी, कमलनाथ जी डर गए कि अगर ये लोग हमारे राज्य में आएंगे चुनावी वर्ष में, जो सनातन धर्म का अपमान करते रहे, तो शायद मध्य प्रदेश के चुनाव में हमारे लिए गलत असर, बुरा असर पड़ सकता है। क्या वही डर, आप जो कह रहे हैं बोलते रहेंगे, हम इस पर बात नहीं करेंगे, क्या वही डर यहां राजस्थान में कांग्रेस के अंदर दिखाई दे रहा है? देखिए, हमें कोई डर नहीं है। जो राजस्थान में सनातन धर्म का अपमान हुआ, आपको कोई डर नहीं है? आप बात या तो मैं बोलूं या आप बोलिए। आपको आरोप लगा, तो आप सिर्फ आरोप लगा दीजिए, फिर जवाब मत मांगिए। बोलिए, आप बोलिए। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि यहां जनता के बीच जो मुद्दा है वो मैंने आपको बताया। एक तरफ महंगाई थोपने वाली सरकार और एक तरफ राहत देने वाली सरकार, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। एक तरफ बेरोजगारी बढ़ाने वाली सरकार और एक तरफ रोजगार की गारंटी देने वाली सरकार। केवल यह है, रोजी रोटी के लिए संघर्ष जनता ने किया, उससे हम बचा रहे हैं। और सीधी सी बात है, सबसे बड़ी बात,
आप जिस बात को ये कहना चाह रहे हैं कि हम ये डाइवर्जन होगा, जितने बात कहना चाहें, जो आरोप लगाना चाहें, उदयनिधि मारन ने क्या कहा उससे मैं संबंधित नहीं हूं। आपने कहा मध्य प्रदेश में डर गए, आपको पता होगा, मुझे नहीं पता, इस मुद्दे की मुझे जानकारी नहीं है, मैंने नहीं देखा, न मुझे बताया, न दिग्विजय सिंह जी ने। सुनिए, दिग्विजय सिंह जी ने या कमलनाथ जी ने हम में से तो किसी को कहा नहीं, संगठन हमारे, आपके पास कहां से सूचना है मुझे नहीं पता, हो सकता है वो आपके आई होगी, उनके पास भी आई होगी, आपके पास भी आई होगी, हमारे पास भी आई। हमारे संगठन में ऐसी कोई सूचना नहीं थी कि किसी को कहा हो। संगठन की ही बात होती है ना, संगठन की रैली होती है तो संगठन में तो ऐसी कोई बात नहीं अखबार ही पढ़ लिया करें। लेकिन चलिए आप बताइए, कह रहे हैं कि सनातन धर्म का बीजेपी जिक्र करती रहेगी, कांग्रेस इससे कोई इस पर ध्यान नहीं देगी, विकास की बात करेगी। ये तो वही बात हो गई कि कांग्रेस विकास की बात करेंगे और आप धर्म के नाम पर लड़ाने की बात करेंगे। देखिए उसका तो मैं जवाब दे ही देता हूं। इन्होंने कहा कि बेरोजगारी पे चुनाव होगा, महंगाई पे चुनाव होगा। 5 रुपए 50 पैसे प्रति यूनिट बिजली की दर थी 2098 राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय। अभी है 11 रुपए 90 पैसे। देश में सबसे महंगी बिजली राजस्थान में मिलती है। पेट्रोल और डीजल की कीमत, आप हिसार चले जाइए, हरियाणा में बॉर्डर टच होता है राजस्थान का, वहां पेट्रोल की आज की कीमत है 97 रुपए प्रति लीटर। और राजस्थान का जो बॉर्डर टच हो रहा है जिस जिले से, गंगानगर, वहां है 113 रुपए प्रति लीटर। यानी कि 16 रुपए का डिफरेंस पेट्रोल और डीजल पर राजस्थान और हरियाणा में है। इतना ही डिफरेंस राजस्थान और गुजरात में है। इतना ही पेट्रोल की बड़ी कीमत है, वो तो मध्य प्रदेश में भी है, आपकी सरकार है। आप बात सुनिए, मैं आपको जवाब बोलूंगा। इतना ही अंतर उत्तर प्रदेश और राजस्थान में। इन्होंने बेरोजगारी की बात करी, जो राजस्थान बेरोजगारी के मामले में देश में नंबर 2 पर है। नेशनल एवरेज जो बेरोजगारी का है उससे 400% ज्यादा, 4 गुना। और एनसीआरबी का डाटा कहता है कि बेरोजगारी के कारण जो लोग आत्महत्या करते हैं उसमें राजस्थान पूरे देश में नंबर 1 पर है। तो ये बेरोजगारी और महंगाई की बात कर रहे हैं। दूसरी बात आपने जो सनातन धर्म को लेकर कही है, देखिए कांग्रेस तो इसकी कोशिश बहुत पहले से करती आई है। आप जानते ही हैं, इन्होंने तो एफिडेविट दिया था राम काल्पनिक है, राम सेतु को तोड़ने की कोशिश की थी। और इस सरकार ने जो कांग्रेस पार्टी की यहां काम कर रही है, ये कोई स्टालिन से कम नहीं है। इसी सरकार ने रामनवमी के जुलूस पे प्रतिबंध लगाया, इसी सरकार ने हनुमान जयंती के जुलूस पर प्रतिबंध लगाया। तो ये कोई स्टालिन से कम नहीं है। यहां हरीश जाटव को पीट कर मार दिया समुदाय विशेष के लोगों ने। इन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की। 1 महीने के बाद उसके दुखी पिता ने आत्महत्या कर ली अलवर में। वहीं योगेश जाटव को पीट कर मारा, उसी समुदाय विशेष के लोगों ने एफआईआर दर्ज नहीं की, उसकी हत्या हो गई। कृष्णा वाल्मीकि को झालावाड़ में पीट कर मारा समुदाय विशेष के लोगों ने, इनकी सिंपैथी उसकी प्रति होती रहेगी। शकूर खान ने जिंदा जला दिया दलित महिला को बाड़मेर में, इन्होंने कुछ नहीं किया। तो एक समुदाय के पीछे ये हमेशा से इसलिए खड़े रहे कि सनातन इनको नफरत है। आरोप का जवाब देना चाहते हैं। देखिए, मैं तो एक बात यहाँ पूछना चाहता हूँ। सब लोगों को पता होगा कि यहाँ पे हमारे पुराने मंदिर हैं। वो पुराने मंदिर, उनका रखरखाव कौन करता है? ये देव स्थान विभाग हमने बनाया, रखरखाव भी करते हैं, पुजारी रखते हैं, पूजा चढ़ावा भी होता है, सब होता है। और जब हमारी सरकार ने ये भागवत कथाएं वहां पे चालू की और रामनवमी की यात्रा की बात करते हैं, कोई रामनवमी की यात्रा पे कभी बैन नहीं लगाया, कोई बैन नहीं लगाया। बिल्कुल गलत है। आप बिल्कुल, हमने कहा परमिशन लीजिए, आप रूट बताइए, हम सुरक्षा देंगे और उसके साथ चलिए। ये झूठे आरोप हैं बिल्कुल। और जब हम यहाँ पे भागवत कथाएं करते हैं, हमारे देवस्थान विभाग करता है, तो उसका विरोध कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी के नेता। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की। जयपुर में गोविंद देव जी के मंदिर में हमने की, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे स्थानीय नेताओं ने उसका विरोध किया। और सबसे बड़ी बात ये, जब ये सनातन धर्म की बात करते हैं और धार्मिकता की बात करते हैं, तो बता दें, पुरानी इनकी जो पूर्ववर्ती सरकार थी, जब 250 मंदिर तोड़े थे तो कहां थे? क्या हुआ उसका? क्या उसकी जवाबदेही नहीं है आपकी? तो इसलिए आरोप लगाने से पहले कांग्रेस का स्टैंड एक है, हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं और सारे धर्मों को अपनाते हैं, हम किसी पर थोपते नहीं है। हम जो धर्म मैं मानता हूं वो मैं मानता हूं, मैं हिंदू, मैं पूजा पाठ करता हूं, मैं पूजा पाठ करता हूं। आप जिस पद्धति से करना चाहे आप कर सकते हैं, उसमें मैं इंटरफेयर नहीं करता। लेकिन ये हमारी प्रिंसिपल्स हैं, हमारे इसी पर काम करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दिखाने का कुछ, करने का कुछ, 250 मंदिर तोड़ते हैं और आकर के हिंदुत्व की बात करते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? जब हम यहाँ पे देवस्थान विभाग किसने कायम किया राजस्थान में? हमने किया, कांग्रेस की सरकारों ने किया, वही चलाता है। और पूरे राजस्थान के जितने पुराने मंदिर हैं, वहां पुजारी अपॉइंट करने से लेकर के वहां पूजा पाठ हो, ये एंश्योर करते हैं। वहां पे फंड दे करके, सबसे ज्यादा फंड किसने दिया? हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। तो इस तरह के आरोप जो तो लगा सकते हैं, लेकिन आप सड़क पे खड़े होकर के जब वोट मांगे तो लगाएं, लेकिन जब चैनल पे बैठते हैं, जनता के बीच बैठते हैं, तो ये सत्यता और ये तथ्य सबके सामने आने चाहिए। मैं 30 सेकंड में इसका जवाब देता हूं। ये कैसी सरकार है और कैसा देवस्थान विभाग चला रहा है, इसका एक नमूना मैं आपको बताता हूं। सालासर हमारे यहाँ बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, बालाजी महाराज का मंदिर है। वहां के राम दरबार को बुलडोजर से ये सरकार ढहा देती है। अलवर में, राजगढ़ में 250 साल पुराने शिवलिंग को ड्रिल मशीन से उखाड़ लेती है। और कठुमर में 250 साल पुरानी गौशाला के ऊपर ये बुलडोजर चला देते हैं। इनके मंत्री किस तरीके से निकल कर इनके लोग अपमान करते हैं हिंदुओं का, किस तरीके से लोग खुलकर क्यों नहीं बोलते? आपके सहयोगी पार्टनर है, हम
खुलकर कह रहे हैं कि हमारे सहयोगी दल जो है हम उनको चुनाव प्रचार में बुलाएंगे राजस्थान में, तो खुलकर बोले ना स्टालिन को बुलाएंगे, जिसने सनातन को गाली दी, जिसने सनातन को खत्म करने की बात की। सुनिए स्वर्णिम जी, आपका सहयोगी दल स्टालिन हो या कोई और हो, ना सनातन को कुचलने की, खत्म करने की कोशिशें आपकी और आपकी पार्टी के द्वारा पहले भी हुई है, उनके सहयोगी द्वारा पहले भी हुई है। ना मुगल खत्म कर पाए, ना कोई और खत्म कर पाए, ना आप खत्म कर पाओगे। आप ये मानकर चलिए, या आप मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी तो एक बार भी बोलेगी, 1000 बार भी बोलेगी। आप जितनी बार सनातन को खत्म करने की कोशिश करोगे, हमें सामने खड़े दिखोगे। आप कभी कितनी भी कोशिश कर लो, राजस्थान सत्यता तो यह है कि मंदिर तोड़े, उस पर यह जवाब नहीं देंगे। सत्यता यह है कि पूजा पाठ होता है, उसका विरोध करते हैं, उस पर नहीं बोलेंगे। सत्यता यह है कि जयपुर में तो मंदिरों के गौशाला में 25,000 गायें मर गई इनके शासनकाल में, कुपोषण से फंड नहीं दिया, नहीं बोलेंगे। लेकिन स्टालिन के जो बयान है, आपत्तिजनक बयान है, तो उसका विरोध भी कर देती कांग्रेस। क्या बिगड़ जाता है? एक चीज कह रहा हूं, मुझे क्यों राहुल गांधी चुप रहे उस पर? किस पर? बीजेपी बोले ना, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं ना, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए बता दें। दलितों के खुल के बोल रहे हो रहा है 2000 साल से, वो रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए, यही सनातन परंपरा है, ये बदलनी चाहिए। मतलब निकालना बता दीजिए। खड़गे के बेटे ने मतलब निकाला, प्रियंका आप मुझे एक चीज बताइए, मतलब तो आपका बताया हुआ थोड़ा मैं तय करूंगा। देखिए, दो बातें समझिए। इन्होंने सवाल किया है, इन्होंने कहा कि 2 बार से राजस्थान की जनता ने 25 सांसद भारतीय जनता पार्टी को जिता के दिए। आपने नहीं जिता के दिए, राजस्थान की जनता ने जिता के दिए। पहले 25 सांसद जिताए, 25 सांसदों ने काम किया, सरकार ने काम किया, इसलिए फिर दोबारा 25 सांसद जिताए। और जिताए ही नहीं, इनके सम्मानित मुख्यमंत्री जी के पुत्र जोधपुर से चुनाव लड़े थे कांग्रेस पार्टी की टिकट पे, 3.5 लाख वोटों से तो हराया जो हराया। मुख्यमंत्री जी के बूथ पे चुनाव हराया हमने, जनता ने चुनाव हराया, क्योंकि इनके कर्म जनता जानती है। दूसरा सवाल है कि काम क्या किया, दूसरा काम क्या किया वो मैं बताता हूं आपको काम क्या। इस देश में मूलभूत सुविधाओं से भी लोग वंचित थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद। 80 लाख राजस्थान के किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपए सालाना मिल रहे हैं। इसी राजस्थान में 83 लाख टॉयलेट बनाकर भारत सरकार ने दिए हैं। इसी राजस्थान में 20 लाख से ज्यादा लोगों को घर बनाकर राजस्थान की सरकार ने दिए हैं। इसी राजस्थान में 3 करोड़ 30 लाख खाते जो हमारी बहनें हैं उनके माताएं बहनों के जनधन के खोल के दिए। पिछले कोविड के समय से 4 करोड़ लोगों को यहां पर जो मुफ्त राशन देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। 23 मेडिकल कॉलेज पिछले 9 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बना के दिए हैं। इन्होंने कोविड में लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया था, दवाई से लेकर ऑक्सीजन से लेकर अस्पतालों में वेंटिलेटर तक सब कुछ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने दिया है। उन्हीं 25 सांसदों ने दिलवाया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा प्रखर जी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कोविड के दौरान 8 महीने अपने घर से बाहर नहीं निकले। राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक लोगों की सेवा करते करते कोविड से जान चली गई उसकी। हमारे लोग वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो सवाल करने के लिए या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए या पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप के लिए अगर विदेश जाना चाहते हैं तो उनको 50 लाख रुपए तक की जो उनकी फीस है, ट्यूशन फीस, वो राजस्थान सरकार देगी राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए। सुनिए, उस फीस में जो आपने कहा, वो योजना आपने कहा कि उसका नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी से नहीं हुआ, ऑटोनोमस बॉडी है, हम देखेंगे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि विश्वविद्यालय जितने भी हैं वो सरकार के सीधे कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन वो होगा। आज शुरुआत हुई है, कोई कमी भी हो सकती है, हो सकता है हमसे कोई गलती भी हुई हो, लेकिन जो आप फीडबैक देंगे उस फीडबैक के आधार पर वो सुधरेगा। शुरुआत में कोई हम ये नहीं कहते कि हम कोई भी चीज बनाएंगे परफेक्ट ही आपको देंगे, लेकिन परफेक्ट नहीं है, कोई कमी है तो वो आप बताएंगे, उस आधार पर उसको दूर भी किया जाएगा। लेकिन हम एक से बढ़कर एक योजनाएं सिर्फ इसलिए बना रहे हैं कि आप सब छात्रों का, युवाओं का आगे आने वाला भविष्य उज्जवल हो, और इसमें कोई कमी है तो आप बताते रहिए, हम उसको सुधारेंगे निश्चित रूप कि चुनाव आ रहे हैं स्वर्णिम जी, और राजस्थान में देखा जा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की 2 सभा, कोटा वाली सभा, जयपुर वाली सभा और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी की सभा में जनता आ नहीं रही है। और ये गोविंद सिंह डोटासरा जी भी बोल चुके हैं कि 13 जिलों में हम चुनाव हार रहे हैं, और 13 जिलों में हम चुनाव हार रहे हैं। तो क्या आपको लगता है, अब तो राहुल गांधी जी ने भी मोहर लगा दी है, तो आपको लगता है कि चुनाव हार रहे हैं? दूसरी चीज में एक ही सवाल समय का अभाव है, एक ही सवाल जल्दी से नहीं, आप उनको पूछ लेने दीजिए, मेरे भाई हैं, हम डिबेट्स में कई बार बैठे हैं, बीजेपी के पैनल से आते हैं आप, और इसी विषय पर हम कई बार डिबेट भी कर चुके हैं। मैं आपको एक ही चीज कह रहा हूं कि हमारी सभाओं को आप जो मान रहे हैं मान लीजिए। आपको लगता है भीड़ नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी सभाओं में जितनी आ रही है हम संतुष्ट हैं। आपको अच्छी लग रही है आपकी भीड़, हम संतुष्ट हैं।
हमारी सभाएं हम देखेंगे, हम अपनी सभाओं से संतुष्ट हैं। आप हो या ना हो, कृपया अपने संगठन को देखें, संगठन को संभालें। हाँ, एक बात तय है कि आने वाले अभी जो 9 उपचुनाव हुए, आप आश्चर्य करेंगे कि इसी संगठन से, इसी सरकार के काम के बलबूते पर, भाई आपको तो पता है, आप तो पैनलिस्ट हैं, बीजेपी के नेता हैं, कि कितने चुनाव हारे। जहां 25,000 से आप जीते थे उपचुनाव में, आपकी जमानत जब्त हुई, चौथे तीसरे नंबर पे बीजेपी आ रही है या नहीं आ रही है? तो इसलिए ये सब चीजें ठीक है, बहुत बढ़िया है। चलिए ठीक है, आपको मुबारक जो आप कर रहे हैं, करते रहिए, हम संतुष्ट हैं और हम चाहते हैं कि जो गति आपके संगठन की वही बनी है। उससे ऊपर आप दोनों पार्टी के पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं ये चाहता हूं कि 2014 में जो अनुदान मिलता है उसकी यूनिट कॉस्ट निर्धारित की गई थी, क्या आज भी वही यूनिट कॉस्ट है क्या किसी भी चीज की? सब्सिडी जो है 2014 में जो सब निर्धारित की गई थी उसको बढ़ाया क्यों नहीं जा रहा? एक तरफ कहते हैं किसानों की आय दुगनी करेंगे, एक तरफ स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि हम 95% तक सब्सिडी दे रहे हैं। दोनों सरकारों से कह रहा हूं मैं। ठीक है, सवाल तो संक्षेप में रखिए, समय का अभाव। यूनिट कॉस्ट क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा? दोनों सरकारों से किसान है सर ये। मैं आपकी बात जो हमारे अभी एक्स सर्विसमैन है, इन्होंने भी कही, कई बातें हैं जो आपने कही। मैं पहले इनका जवाब ये देना चाहता हूं कि जो सब्सिडी दी जा रही है और सारी चीजें की जा रही है, उसके कारण है। उसके कारण ये है कि अभी जो महामारी का समय निकला, उस महामारी के समय में आपकी कहना चाहिए जो बचत थी वो खत्म हुई, कमाई कम हुई। इस समय सरकार को अनुदान देना आवश्यक है, होना चाहिए। जो आपने कहा कि बढ़नी चाहिए, अनुदान बढ़ना चाहिए, बिल्कुल हम सहमत हैं निश्चित रूप से। और ये उसका ही परिणाम है कि राजस्थान में जो हम अनुदान दे रहे हैं, चाहे बिजली पर दे रहे हैं या कर रहे हैं, सब्सिडी की बात नहीं कर रहा, सब्सिडी की यूनिट कॉस्ट की बात कर रहा हूं सर। इन्होंने कहा कि एमएसपी के बात पे इन्होंने चर्चा की जो हमारी केंद्र सरकार से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। 2013 में जो यूपीए की सरकार की लास्ट एमएसपी जो इन्होंने डिक्लेयर की थी, उसमें मैं केवल एक चीज का उदाहरण दूंगा। बाजरे की एमएसपी 1250 रुपए थी, आज बाजरे की एमएसपी 2400 क्रॉस कर गई है, तो लगभग दुगनी कर चुकी है। हमने कृषि क्षेत्र में और भी कई नए आयाम इस्तेमाल किए हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें जो मैंने आपको अभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का भी जिक्र किया, जो किसानों की फसलों का बीमा किया, खराबे का प्रतिशत हम 33% पे लेकर आए, 50 से 33% पे लेकर आए। ऐसे बहुत सारे इनोवेशन हमने कृषि क्षेत्र में किए हैं और चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री जी का तो पहला ध्येय यही है कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, उनका जीवन स्तर ऊंचा होना चाहिए और उनको कैसे खुशहाली की ओर जोड़ा जा सके, उसके लिए हमने नए नए प्रयोग किए और आगे भी करते रहेंगे। ठीक, तो ठीक है, इस चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। आप तीनों इस चर्चा में शामिल हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।